अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर एंग्लो सेक्सन प्रोज के हवाले से है। यहाँ पर सबसे पहले हम टाइटल लिख लेते हैं इस लेक्चर का, एंग्लो सेक्सन प्रोज। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी इसमें। प्रोज के बारे में अगर हम देखते हैं, प्रोज इन ऑल लैंग्वेजेस अपेयर लेटर देन वर्ड्स। सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो यही है कि हमारे पास प्रोज जो होता है वो वर्ड्स के प्रोज कम्स लेटर। सबसे पहले वर्ड्स हमारे पास जितनी भी पोइट्री है, कोई भी लैंग्वेज, चाहे आप उर्दू लैंग्वेज के बारे में बात करें और अरेबिक लैंग्वेज, एनी अदर लैंग्वेज, वहाँ पर आपको पहले इन द वर्ड्स फॉर्म में चीज़ें मिलेगी। उसके बाद फिर प्रोज प्रोज कम्स लेटर आफ्टर द वर्ड्स। द अर्लीस्ट एंग्लो सेक्सन की अगर हम बात करते हैं जो प्रोज की तारीख में, तो तकरीबन 8 सेंचुरी से प्रोज की तारीख शुरू होती है यहाँ पर एंग्लो सेक्सन के दौर से, 8 सेंचुरी से। और ये प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स बन जाता है 19 और 10 सेंचुरी का, और 9th एंड 10th सेंचुरी का ये प्रिंसिपल, लेट मी राइट इट, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स। अब ये प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स क्या है, लेट मी एक्सप्लेन इट। अब ये 9th एंड 10th सेंचुरी में ये प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स या वर्क बन जाता है, जिसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक को हम कहते हैं होमलीज। पिछले लेक्चर में मैंने यही डिस्कस किया था कि जो सब्जेक्ट मैटर है एंग्लो सेक्सन का वो रिलीजियस था, और रिलीजियस के हवाले से जितनी भी मैसेज हमको मिलते हैं वही सब कुछ एंग्लो सेक्सन के लिटरेचर का सब्जेक्ट मैटर भी था। तो होमलीज भी हम रिलीजियस वर्क को कहते हैं, और सरमन तो आप जानती ही हैं, सरमन्स तो होती ही रिलीजियस मैसेजेस के बारे में, कि जब कोई पादरी, कोई प्रीस्ट, कोई पोप एक्सेट्रा कुछ हमसे बात करे, तो वो यही कि रिलीजियस के हवाले से ही बात करेगा और लोगों को रिलीजियस का मैसेज, रिलीजन का मैसेज प्रोवाइड करेगा, वो देगा। तो यहाँ पर जो दो चीज़ें हैं, एक तो होमलीज, सेकंड वन थी सरमन्स। अब यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट राइटर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। टू इम्पोर्टेंट राइटर्स जो थे, उसमें से फर्स्ट वन था हमारे पास किंग एल्फ्रेड, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइटर है रिगार्डिंग प्रोज एंड रिगार्डिंग एज ए किंग। तो हिस्ट्री में भी इसका बहुत ज़्यादा जिक्र आता है, और लिटरेचर में तो इसका एक अपना ही एक मकाम है, एक पोजीशन है। तो किंग एल्फ्रेड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किंग एल्फ्रेड की हम तारीख भी लिख लेते हैं, 849 to 899। और दूसरा है हमारे पास वुल्फस्टेन। ये दो राइटर्स जो थे, ये हमारे पास एंग्लो सेक्सन के प्रोज में हम इसको शामिल करते हैं, इसको इंक्लूड करते हैं। चलो इसको डिस्कस करते हैं। तो लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक बार फिर आपको बताता चाहूँ कि ये रिलीजियस राइटर्स थे ऑफ द 10th and 9th सेंचुरी के। और किंग एल्फ्रेड जो था वो वॉज नॉट ओनली द ग्रेट किंग, हम यहाँ पर इसके साथ किंग लगा हुआ है, नो डाउट ही वॉज अ किंग, but he was not only the great king but also he was the great literary scholar and figure। हम उसको literary scholar भी कह सकते हैं, और scholar और literary figure भी हम इसको कह सकते हैं कि वो बहुत ही एक important figure था literature में। और उसको अक्सर यूजुअली अमूमन इसको he is regarded as the founder of English prose, founder of English prose भी इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले अब हम इन दोनों में से पहले हम डिस्कस करेंगे, किसको डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करने वाले हैं किंग एल्फ्रेड का।
आपने किंग एल्फर्ट को कम्प्लीटली पढ़ना है और देखना है, तब आपको एंग्लो सैक्सन की पोइट्री और प्रोज की समझ आएगी, और फिर बाद में जो भी प्रोज में काम होगा उसको समझने में आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, आसानी उसको अंडरस्टैंड करने में आप लोगों को आसानी होगी। सो किंग एल्फर्ट के बारे में बात करते हैं। किंग एल्फर्ट का जब नाम जहन में आता है तो हमें देखने को मिलता है कि वो तो एक किंग था, ये तो सही है, वो एक किंग भी था, लेकिन किंग के साथ वो एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर भी था। वो एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर था, और एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा अगर हम बात करें तो वो एक बहुत ही बेहतरीन एजुकेशनिस्ट भी था, जो एजुकेशंस को प्रमोट करना चाहता था, जिसको विश थी कि वो क्या करे कि उसके लोग, उसके आम लोग जो है वो तालीम याफ्ता हो जाए, और जब लोग तालीम याफ्ता होंगे तो उनके अंदर शऊर आएगा, सिविलाइजेशन आएगी, लोग सिविलाइज्ड होंगे, और इस तरह से हमारा मतलब वो किंग कहता है कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है, अपने आप को खुद एक सेल्फ इंडिपेंडेंट मुल्क बना सकता है अगर लोग तालीम याफ्ता होंगे, तरबियती याफ्ता होंगे। इसके अलावा किंग एल्फर्ट को अगर हम देखते हैं तो उसको हम फ़िलासफ़र भी कह सकते हैं, क्योंकि उसका जो फ़लसफ़ा था वो भी इंतहाई खूबसूरत था। इससे कुछ फ़लसफ़ा तो नहीं था, लेकिन उसके थॉट्स, उसकी सोच को अगर हम देखते तो वो किसी फ़लसफ़ी से कम नहीं था। तो स्कॉलर के बारे में हमने तो कहा था ना कि हम कह सकते हैं कि वो भी एंग्लो सैक्सन का एक बेहतरीन एक स्कॉलर में से उसका शुमार आता है। और इसके अलावा अगर हम फ़ाइटर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत ही बेहतरीन एक फ़ाइटर इसलिए था कि उसने डेन्स को, जो नॉर्मन्स थे, उससे इंग्लैंड को छुटकारा दिलवाया था, लेकिन इसके साथ साथ वो एक बेहतरीन इकोनॉमिस्ट भी था, जिसको मईशत की भी समझ आ रही थी और समझ थी उसको। और इसके अलावा लिटरेचर में जो उसका काम था वो ये था कि वो ट्रांसलेटर था, उसने बहुत ज़्यादा काम को क्या किया था, ट्रांसलेट किया था। तो ये तो किंग एल्फर्ट के बारे में हमने एज ए करेक्टर पढ़ लिया था। अब इसने जो अहम काम किए थे, वो जो सोशली जो काम उसने किए थे, लिटरेचर के हवाले से हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जो सोशली उसने काम किए थे उसमें से जो अहम काम था, पहला काम जो था उसने, यहीं पर हम डिस्कस करते हैं। पहला काम ये था कि जब इसने क्या किया था कि इसने इंग्लैंड को सेफ करने के लिए ही क्रिएटेड नेवी। ही वॉज द फर्स्ट वन जिसने समंदर पर काबू किया था, क्योंकि उसकी यही सोच थी कि अगर मैं सी को कंट्रोल करूँगा तो फिर किसी को कोई भी आसानी से इंग्लैंड पर अटैक नहीं कर सकता, और एक नेवी मौजूद होगी समंदर में जो हमें डिफेंड कर सकती है और दुश्मन को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए यहाँ पर हमारे मुल्क या उसके लोगों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंच सकता। इसके अलावा उसने एक फ़ोर्स तैयार की थी जिसको फ्राइड का नाम कहा गया था, FYRD, फ्राइड। ये मैं सिंपल मिसाल दूंगा, जिस तरह से हमारी पुलिस है और इसको QRF कहा जाता है। Q मतलब क्विक, R मीन्स क्विक रिएक्शनरी फोर्स, क्विक रिएक्शन फोर्स, कि फ़ौरन जो रिएक्ट करते। उसने इस तरह से एक फ़ोर्स बनाई थी कि कि अगर हम पर कोई हमला करे तो हमारे पास एक ऐसी फ़ोर्स होनी चाहिए जो फ़ौरन रेडी हो और दुश्मन को जवाब दे सके। इसके अलावा उसने नेवी के लिए ये काम किया था, लेकिन ट्रेड के लिए भी उसने बहुत सारे शिप्स, फ्लीट्स तैयार की थी, और इन्हीं शिप्स की वजह के ज़रिए ये ट्रेड करने लगा था, जिसकी वजह से प्रॉस्पेरिटी आ रही थी इंग्लैंड में। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट काम जो था, उसने कल्चर आइडेंटिटी दी थी एंग्लो सैक्सन को। कल्चर आइडेंटिटी एंग्लो सैक्सन को मिली थी, और क्यों मिली थी कि इसने ओल्ड इंग्लिश में अपने कल्चर को प्रिजर्व किया था, अपने लैंग्वेज में काम किया था, अपने बाकी बुक्स को जो काम था, जो डिफरेंट राइटर्स का जो वर्क था, डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा था, स्पेशली लैटिन में लिखा था, उसको ट्रांसलेट करके उसने अपनी कल्चर आइडेंटिटी में, मीन्स अपनी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट की थी। तो ये उसके लिए एक बहुत ही अहम कार था और इम्पोर्टेंट काम था उसका, किंग एल्फर्ट का।
तो किंग एल्फ्रेड की ये ख्वाहिश थी कि वो लोगों को एजुकेट करे, इसलिए उसने स्कूल्स भी बनाए थे, और स्कूल्स के साथ साथ उसने स्कूल्स भी बनाए थे, और मज़हब को प्रमोट करने के लिए उन्होंने मोनेस्ट्रीज़ भी कायम की थी। डिफरेंट मोनेस्ट्रीज़ बनाए थे और डिफरेंट मोनेस्ट्रीज़ को भी उन्होंने कायम किया था। इसके अलावा मैंने पहले भी कहा कि वो स्कॉलर तो था, इसलिए वो लैटिन सीखने गया ताकि वो लैटिन को समझ सके और उनके लिटरेचर को समझ सके, और फिर बाद में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके। और लैटिन इसलिए वो समझ रहा था कि उसको अपनी लैंग्वेज, जिसको हम वर्निक्यूलर लैंग्वेज कहेंगे, वर्निक्यूलर लैंग्वेज, ताकि फिर वो डिफरेंट काम अपनी इस लैंग्वेज में, वर्निक्यूलर लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज को कहते हैं, जो आम ज़बान होती है, जो एक किसी इलाके में बोली जाती हो, उसको वर्निक्यूलर लैंग्वेज बोली जाए। अब ये हिस्ट्री में अब इसने जो था कुछ काम किए थे, कुछ ट्रांसलेशन की थी, जो 4 मेजर बुक्स थे उसने वो कन्वर्ट की थी। तो ये बुक्स जो थे इसने ट्रांसलेट की थी। सो फर्स्ट वन कौन सा बुक था? फर्स्ट वन में 5th सेंचुरी का एक राइटर्स था हमारे पास, जिसने एक वर्क लिखा था, जिसको हम हिस्ट्री एंड जियोग्राफी के नाम से जानते हैं। जियोग्राफी ऑफ ओरसिस, इसके नाम से जानते हैं। ये एक 5th सेंचुरी का एक राइटर था और इसने ये काम लिखा था। दूसरा, अभी हमने एक और लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की थी, एक दूसरा काम था जो हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट राइटर था एंग्लो सैक्सन का, बीट, जिसने लिखा था दी ecclesiastical history of the ecclesiastical history of English people। ये काम लिखा था उसने, बीट ने। हमारे जो सबसे अहम राइटर थे एंग्लो सैक्सन के, क्रिश्चियन दौर के, वो था बीट, और ये बीट ने लिखा था। द थर्ड वन जो काम हुआ था वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था, और उसको नाम दिया गया था द कंसोलेशन ऑफ philosophy, the consolation of philosophy of the consolation of philosophy। और ये काम ब्यूटियस ने लिखा था, ये इसका काम था। और ये भी तकरीबन ये एक रोमन फिलोसोफर था, और ये भी तकरीबन अराउंड 5th एंड 6th सेंचुरीज में आया था, और इसका ये काम था, उसने लिखा था। इसके अलावा एक और काम था जो वो भी रोमन के एक पोप का था, जिसको नाम दिया गया था पास्टोरल केयर। ये काम लिखा था, और ये किसने लिखा था? ये लिखा था ग्रेगरी ने लिखा था। ग्रेगरी द पोप, जो पोप था, जो रोम का था, जिसने एस्टेगस्टीन को भेजा था इंग्लैंड, ये काम इसने लिखा था। और इन्हीं 4 वर्क्स को अलेक्जेंडर ने क्या किया था? ट्रांसलेट किया था। ट्रांसलेटेड ओल्ड इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया था। इसके अलावा क्योंकि इसने कहा था कि ये पास्टोरल केयर जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस हवाले से था कि इसमें इसने आर्गूमेंट्स दी थी कि लोगों की एजुकेशन की जो जिम्मेदारी है वो चर्च पर है, और क्लर्जी जो होगा वो लोगों को एजुकेट करेगा। क्योंकि उसने एक फ़िलासफ़ी की बात की थी, फ़लसफ़ा,
सॉरी इसमें नहीं, बल्कि इसमें यहाँ पर हमने ये इसमें इसने फ़िलासफ़ी की भी बात की थी, और फ़िलासफ़ी यही थी कि लोगों को एजुकेशंस मिले। उसका यही एक थीम था अपने काम का कि जब लोगों को एजुकेशन मिलेगा तो उससे लोगों के पास इल्म से उसके पास उनके पास विजडम आएगा, वो फ्री विल। और यही एंग्लो सैक्सन की जो सबसे अहम पहचान है वो यही है कि वो कहते हैं फ्री विलर को। और फिर वो क्या करेंगे, सर्च करेंगे। जब वो एजुकेटेड होंगे तो हैप्पीनेस सर्च फॉर हैप्पीनेस एंड सक्सेस, तो कामयाबी और खुशी के पीछे वो उसको तलाश करेंगे, और यही उसका मकसद था। ये सारी चीज़ें थी। इट रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम टाइम ऑफ रोमन ऑक्यूपेशन टू द मिडल ऑफ द टू द 12th सेंचुरी। तो ये सारा जो काम था ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। लास्ट में जो उसने काम किया था, किंग एल्फ्रेड ने काम किया था, वो क्रॉनिकल्स थे जो उसने शुरू किए थे। क्रॉनिकल्स जो थे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, और ये क्रॉनिकल शुरू की थी किंग एल्फ्रेड ने। और ये भी 12th सेंचुरीज में भी यहाँ तक कि यहाँ पर एंग्लो नॉर्मन्स आए थे, लेकिन ये क्रॉनिकल्स बंद नहीं हुए थे, और ये हिस्ट्री को रिकॉर्ड कर रहे थे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड को ये रिकॉर्ड ईच एंड एवरी थिंग्स को दैट हैपन इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड टिल द पॉइंट ऑफ किंग एल्फ्रेड, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था। और ये क्रॉनिकल्स फिर आगे हमें एंग्लो नॉर्मन के दौर में भी हमें मिलते, ये बंद नहीं हुआ था। तो ये किंग एल्फ्रेड के बारे में था। एंड आई होप दिस लेक्चर विल गिव यू मच इन्फॉर्मेशन। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने इसके बारे में और डिटेल से स्टडी करनी है, सो यू कैन डू इट और इंक्रीज़ योर नॉलेज, इन्हेंस योर नॉलेज। थैंक यू सो मच।